नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते का हाल, साथ ही अब सोमवार के लिए अगले हफ्ते की नई स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए। आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ ही आज हमारे साथ हैं ट्रेडस्विट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत है आपका शो में, और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा देते हैं। वरुण दुबे से जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा बाजार का हाल और दिसंबर तिमाही में ग्रासिम से उम्मीदें। आशीष बताएंगे कैसे रहेंगे क्वार्टर 3 में कोल इंडिया के नतीजे। कुशल से समझेंगे क्वार्टर 3 में आयशर मोटर्स का कैसा रहेगा प्रदर्शन और न्यू एज कंपनियों के खराब प्रदर्शन से बाजार में निराशा क्यों। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 231 अंक लुढ़ककर 17,400 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 800 अंक टूटा। साथ ही बैंक निफ्टी 493 अंकों की गिरावट के साथ 38,517 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज दबाव ही देखने को मिला। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में की है 108 करोड़ रुपए की खरीदारी, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से आज 696 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन तेज जो हमने एक कारोबार देखा आज, वो कैसा किस तरीके से इसको देखा जाए और स्ट्रैटेजी किस तरीके से रह सकती है। पूरे हफ्ते शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखा जबरदस्त दबाव, और इस दबाव की वजह थी पूरी तरह से अमेरिका से आती हुई। जी हां, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के खतरों के संकेत के बीच वहां के बाजार तेजी से टूटे, और टूटने की वजह यह थी कि अमेरिका में महंगाई दर 40 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचती हुई दिखी, और उससे थोड़ा अमेरिकी बाजारों को लगा डर, और इसके चलते डाउ 500 पॉइंट लुढ़का और बाकी मार्केट में भी थी कमजोरी। ऐसे में भारतीय बाजार जो बजट के बाद ऊपर नीचे होने के बाद कल पॉलिसी के बाद मजबूत हुए, 17,600 पर जाकर जो बंद हुए, वो बड़े गैप से खुलने के लिए नीचे तैयार होते हुए दिखे। तो अच्छी तेजी के बाद वहां पर करेक्शन आना लाजमी था, और ज्यादातर ट्रेडर्स लॉन्ग साइड पर थे, खरीदारी करके गए थे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े बाजार हेवी भी हो ही गए थे। हालांकि डेटा इतने खराब नहीं थे। एफआईआईज की तरफ से थोड़ी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। वायदा कारोबार में, कैश मार्केट में भी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ। घरेलू फंड्स भी ज्यादा खरीदे थे, यानी कि लोकल फैक्टर्स उतने कोई खास खराब नहीं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को लेकर थोड़ा सा डर बढ़ गया कि महंगाई दर वहां बढ़ने के खतरे हैं, और ऐसे में गैप से हम नीचे खुले। गैप से नीचे खुलने के बाद 17,400 के आसपास होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती फर्स्ट हाफ में उसके नीचे भी फिसले, 17,300 पर सपोर्ट लिया, और फाइनली 17,375 के आसपास आज की क्लोजिंग। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,500 के अहम लेवल के आसपास पूरे दिन भर सपोर्ट लिया, ज्यादातर वक्त वहीं बिताया और वहीं पर बंद भी हो गया। नुकसान 500 अंकों का जरूर रहा, लेकिन स्क्रीन पर बैंक निफ्टी में कमजोरी कम दिखी, निफ्टी पर कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा थी। अब आइए ब्रॉडर मार्केट की तरफ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन कमजोरी की तरफ ही ज्यादा था, ज्यादा नुकसान, ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आती दिखी। तो 3 दिनों से जो बाजार का मूड अच्छा बना था, उस मूड को खराब करने का काम आज ग्लोबल मार्केट्स ने किया। नतीजों के लिहाज से भी कोई खास बड़े दमदार अच्छे नतीजे थे नहीं, और शॉर्ट कवरिंग का जो थोड़ा बहुत सहारा मिलना था वो कल वीकली एक्सपायरी के साथ खत्म हो गया। इसलिए आज जब नए हफ्ते की हमने सीरीज शुरुआत की तो बाजार उतने हल्के नहीं थे, शॉर्ट साइड पर उतने नहीं थे, और यही वजह कि आज तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन कम होने का खतरा ज्यादा दिखा, और बाजार आज नुकसान के साथ हफ्ते के आखिरी दिन बंद होते हुए नजर आए। तनाव काफी है, एक कहीं फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में दिक्कतें न बढ़ जाए। 14 फरवरी को फेड की एक बैठक होने वाली है, हालांकि उसमें ब्याज दरों पर फैसला होने की संभावना नहीं है, लेकिन उस पर नजर है। एफआईआईज ने खरीदा है, या यूं कहें कि 2-3 दिनों में वायदा कारोबार में खरीदार कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कम किया, कहीं वो फिर से बेचने न लग जाए। तो ढेर सारी टेंशन है, और वीकेंड सेशन, तो इसलिए ट्रेडर्स थोड़ा हल्का होकर जाना चाहते थे, और यही वजह थी कि बाजार आज कमजोरी के साथ बंद होते दिखे। तो चलिए, बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन का हाल हमने समझा, और अगले हफ्ते सोमवार के पहले दिन का भी हाल जानेंगे स्ट्रैटेजी के तहत अनिल जी से। लेकिन उससे पहले किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, जरा बताइए कहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन था, और पूरे हफ्ते का अगर रैपअप समझे तो बाजार की चाल कैसी रही?
देखिए, इस पूरे हफ्ते में मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला। शुरुआत तो हमारी कमज़ोर हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिन हरे निशान में बाजार बंद हुए थे। फ्राइडे आते आते फिर से हालात ख़राब हो गए और इसके काफ़ी सारे रीजंस है। देखिए, मार्केट का जो मूड ख़राब हुआ है वो खासकर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से है। वहाँ जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो यूएस में गिरावट आई, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में देखने मिला। जहाँ जैसे वहाँ पे जिस तरह से जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ी, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रुपए में भी कमजोरी देखने मिली, उसका भी असर कुछ हद तक भारतीय बाजारों पे हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने लगातार इस हफ्ते भी बिकवाली की है, 5000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की, उसका भी असर देखने मिला है। कुछ अच्छी चीज़ें थी तो वो थी आरबीआई की पॉलिसी, सभी की नज़र इस पर थी और आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का दबाव देखने मिला। कच्चा तेल और नतीजे भी इस पूरे हफ्ते फोकस में थे। इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी सेंसेक्स में करीब 1%, बैंक निफ्टी में भी करीब 1% की गिरावट देखने मिली। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट थी, करीब 2.5 से 4.5% के आसपास की। सेक्टर्स की बात करें तो एक मेटल सेक्टर था जहाँ पे तेज़ी थी करीब 3% के आसपास की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो सभी जगह गिरावट इस पूरे हफ्ते देखने मिली है और खासकर रियल एस्टेट, एफएमसीजी सेक्टर में तो अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करेंगे अगर हम तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर्स, एलएनटी, टीसीएस जैसे काउंटर्स है जहाँ पे 3 से 4.5% के आसपास की गिरावट थी। वहीं गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, मारुति जैसे काउंटर्स है जहाँ पे तेज़ी इस पूरे हफ्ते में देखने मिली है। मिड कैप में अगर हम बात करें तो गेनर्स में जीएनएफसी 24% के आसपास की तेज़ी थी। इंटरग्लोब एविएशन नतीजा है, उसके बाद देखिए स्टॉक में लगातार तेज़ी थी 15% के आसपास की। पॉलीप्लेक्स जो डिविडेंड देंगे इन्होंने उसका ऐलान किया, उसके बाद 10% के आसपास के गेंस थे। लेकिन गिरावट में सोलारा एक्टिव नतीजों के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, 35% के आसपास की गिरावट पूरे हफ्ते में देखने मिली। जी पावर और टोरेंट पावर का भी ऐसा ही कुछ हाल था पूरे हफ्ते में। अगर देखें तो इन काउंटर्स में गिरावट देखने मिली है। तो एक उतार चढ़ाव वाला पूरा कारोबार था इस हफ्ते, लेकिन हाँ ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो गिरावट में जो दिया है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स ने दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने मिली। अगर हमारी बात करें तो लोकल फैक्टर्स उतने खराब नहीं थे। चलिए अब आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं संदीप जैन हमारे से। संदीप जी, पूरे हफ्ते बाजार की चाल पर आपकी क्या राय होगी? क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे? सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और हफ्ते भर का नजरिया भी। देखिए, एक बहुत ही वॉलेटाइल वीक था और बजट के बाद वाला वीक था और जिस तरीके से देखिए बजट के बाद एक मार्केट को ने थम्स अप दिया, फिर इस वीक क्रेडिट पॉलिसी तो क्रेडिट पॉलिसी में भी बहुत ही बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था और उसकी वजह से मार्केट्स एक बार चले भी और फिर वापस से हमारे इंपोर्टेड रीजंस जो ग्लोबल क्यूज है उनकी वजह से मार्केट टूट रहा, बट लोकली और डोमेस्टिकली मार्केट्स स्ट्रांग लग रहे थे और उसमें भी बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा था। तो इसीलिए आज कल क्रेडिट पॉलिसी के बाद एक अच्छा मूव भी दिया, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट्स क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कुछ क्रूड ऑयल की प्राइसेस, फिर आपके बॉन्ड यील्ड्स और इन्फ्लेशन फियर्स यूएस में, ये बहुत सारे नेगेटिव्स भी दिखते हैं मार्केट में। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एंड चूजी और थोड़ा लाइट रहने में ही फायदा ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से कॉशियस व्यू रखूंगा मैं, और मैं जो स्टॉक्स दे रहा हूं आप देखिए कॉशियसनेस आपको दिख जाएगी कि मैं वोल्टास स्टॉक है जो एफएनओ के पिक के तौर पे लाया हूं जिसको सेल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को सेल करते हैं तो 1190 का जो क्लोजिंग प्राइस है ये 1140 1130 के टारगेट के लिए जा सकता है और 1210 का स्टॉप लॉस लगा है। सो पहली हो गई मेरी सेल कॉल जो एफएनओ पिक के तौर पे दिया हूं। दूसरा पोजिशनल पिक है जो कि ग्रीन प्लाई, मुझे रियल एस्टेट और ओवरऑल जो बिल्डिंग मटेरियल्स और ये सब पे मैं बुलिश हूं, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये मार्केट लीडर है ग्रीन प्लाई, और पोजिशनल कॉल के तौर पे ग्रीन प्लाई को लें, 225 230 का टारगेट लगाएं और 190 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो संदीप जैन की राय, वोल्टास में इंट्राडे के तौर पर बेचने की वो सलाह दे रहे हैं और पोजीशन व्यू ग्रीन प्लाई में रखने का सुझाव है संदीप जी का। चलिए अब आने वाले कुछ नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। सोमवार को कोल इंडिया के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं? आशीष चतुर्वेदी के पास है पूरी जानकारी। आशीष जरा बताएं, कोल इंडिया के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, नतीजे जो हैं साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। तिमाही के दौरान डिस्पैचेस यानी बिक्री देखें तो करीब 18% बढ़ी है पिछली तिमाही के मुकाबले, और ई ऑक्शन रियलाइजेशंस है यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते इनकी जो टोटल आय है यहाँ पर 18% की तेज़ी आपको नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो यहाँ पर करीब 25% की ग्रोथ का जो है अनुमान लगाकर चल रहा है बाजार। आंकड़ा है 6470 करोड़ का, और जो मार्जिन है यहाँ पर देखें तो करीब 1% का जो है आपको
एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। 22% से बढ़कर 23% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन, लेकिन मुनाफे के आंकड़े में देखें तो आपको ठीक ठाक जो है ग्रोथ नजर आएगी। 44% की ग्रोथ है, 4,445 करोड़ का जो अनुमान है वो बाजार लगाकर चल रहा है। रियलाइजेशन अगर आप देखें प्रति टन के लिहाज से तो साल दर साल लगभग फ्लैटिश रहेंगे, लेकिन आगे जाकर क्या आउटलुक है, कब कीमतें बढ़ती हैं, इस पर नजर रहेगी, नतीजे बढ़िया आएंगे। बिल्कुल, और सोमवार को ग्रासिम के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, ग्रासिम के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, ग्रासिम के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। नो डाउट ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन शायद मार्जिन्स उतने सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अच्छे प्राइसिंग और अच्छे वॉल्यूम्स के चलते जो केमिकल बिजनेस है उसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बाकी भी अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वहाँ ठीक ठाक रहने वाला है कंपनी का ओवरऑल प्रदर्शन। हमारा मानना है कि रेवेन्यू जो है उसमें करीब 46.4% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 3671 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो आय है 5375 करोड़ के आसपास रहने वाली है। लेकिन एबिटा में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल जो खर्चे और खासकर रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो बढ़े हैं, उसका इंपैक्ट होगा। इसके लिए एबिटा 44% बढ़ेगा, 930 करोड़ के आसपास ये आने वाला है। और मार्जिन्स में आपको हल्का डिप देखने मिलेगा, 17.6% से गिर के करीब 17.3% के आसपास आएगा। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसका काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। इसके लिए जो कंपनी की ओवरऑल मुनाफा है 62% बढ़ेगा, 332 करोड़ से बढ़ के ये 538 करोड़ के आसपास आने वाला है। यानी कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन बढ़ते खर्च के चलते मार्जिन्स में जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम रहेगी। इनफैक्ट हल्का फुल्का डिप जो है वो मार्जिन्स में हो सकता है। चलिए, तो आने वाले नतीजों पर चर्चा हुई। दिसंबर तिमाही के दौरान न्यू एज कंपनियों ने बाजार को निराश किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुशल का रुख कर लेते। कुशल, न्यू एज कंपनियों के खराब प्रदर्शन की वजह क्या रही है? जी, तो न्यू एज कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे थे और सभी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो लार्जली टॉप लाइन जो है वो तो पॉजिटिव रही है, पर दूसरी तरफ बॉटम लाइन या फिर आप एबिटा देखिए तो वहां पर आपको ट्रेमेंडस गिरावट दिखेगी। सबसे पहले आप देखिए कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज, जहां पर 52 वीक हाई के मुकाबले 59% की गिरावट जो है इसके शेयर प्राइस में आ चुकी है। तीसरी तिमाही में नंबर्स 18 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 23 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। कर्मचारी बेनिफिट 33 करोड़ के मुकाबले आप देखिए कर्मचारी बेनिफिट खर्च अब 83 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है आपको कंपनी जो है इनफैक्ट मुनाफे से घाटे में आती हुई नजर आएगी। पीटीएम घाटा जो है 45% बढ़कर 778 करोड़ पर आया है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की आय में 90% का उछाल हुआ है। इस सब खर्च को शामिल करने के बाद एबिटा घाटा कंपनी का 788 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। और काफी सारे एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि FY25 तक मुनाफा जो है नहीं आने की उम्मीद है, ऐसा एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जोमैटो नंबर्स इसके कल आते हुए दिखे थे। आप देखिए इसमें एबिटा घाटा जो है Q3 का वो 110 करोड़ से बढ़कर 489 करोड़, यानी कि सिग्निफिकेंट एबिटा घाटा जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी की आय लेकिन दूसरी तरफ 82% बढ़कर 1112 करोड़ पर आई है। डेफिनेटली ये देखना होगा कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो दूसरे अन्य ग्लोबल जो डिलीवरी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं उसके मुकाबले महंगी है, ऐसा एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं। पीबी फिनटेक नंबर्स आप देखिए 19 करोड़ के घाटे के मुकाबले 298 करोड़ का घाटा, सिग्निफिकेंट स्पाइक घाटे में होता हुआ दिखा है। पर दूसरी तरफ अगेन 73% बढ़कर कंपनी की आय 367 करोड़ पर आती हुई दिखी है। विज्ञापन खर्च और कर्मचारी बेनिफिट खर्च में सिग्निफिकेंट स्पाइक हमें यहां पर भी आता हुआ दिखा है, जैसा कि हमने देखा था पिछली बारी वो था पेटीएम में। यहां पर भी जो ESOP खर्च है वहां पर उसको शामिल करने के बाद इंपैक्ट आता हुआ दिखा था। नाइका आप देखिए यहां पर मुनाफा 60% गिरा है 28 करोड़ पर, दूसरी तरफ आय कंपनी की 36% बढ़ी है, बट मार्जिन लगभग आधी हो चुकी है। 13.2% के मुकाबले 6.3% पर अब कंपनी ने अपनी मार्जिन भी दर्ज किया। अन्य खर्च जो अदर एक्सपेंसेस है वहां पर सिग्निफिकेंट स्पाइक ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा का हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई से ऑलरेडी यहां पर काफी ज्यादा गिरावट हमें सभी इन कंपनियों में दिख रही है। पर अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वहां पर टॉप लाइन तो अच्छी है, पर बॉटम लाइन पर क्लियर कट इंपैक्ट जो है गिरावट का दिख रहा है। बिल्कुल संदीप जी, आपके पास आ रहे न्यू एज कंपनियों पर कोई खास स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों ने निराश ही किया है? जब शुरुआत में न्यू ईयर का पोल हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से सेक्टर्स पे आप बुलिश और कौन से सेक्टर्स पे बेरिश है। मैंने सेक्टर्स नहीं बोल के मैंने सबसे एक ही चीज बोली कि न्यू एज कंपनीज। मुझे समाओ न्यू एज कंपनीज ऐसे बहुत, अगर आप स्टार्टअप स्पेस में जाके आज पी इन्वेस्टर हो या स्टार्टअप इन्वेस्टर हो, एंजल इन्वेस्टर हो, वहां इन्वेस्ट करें। बट मैं जब इक्विटी मार्केट में आ रहा हूं तो मैं वो फ्लेवर यहाँ क्यों लाऊंगा और मिक्स नहीं करूं। इन्हीं को करना तो छोटा मोटा आप एक अपना पोर्टफोलियो का एक साइज एक पोर्शन बना लिया और उसमें भी अलग अलग फिनटेक्स और ये जो भी स्टार्टअप कंपनीज है इनमें डालिए, तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड छोटे प्रोपोर्शन में डाल सकते हैं। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि थोड़ा दूर रहें,
क्योंकि इनके बिजनेसेस, इनके मॉडल्स ये सब हमारे बस के नहीं है। ये पी फंड्स और ये इन लोगों ने एक तरीके से एग्जिट लिया है मार्केट में लिस्टिंग करवा के। सो आई एम वेरी वेरी कॉशियस एंड स्टिल मुझे वैल्यूएशंस बहुत हाई लगती है। और यहाँ पे कंपटीशन और यहाँ पे जो मैन पावर कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा कॉस्ट होते हैं और एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि लिस्टेड कंपनीज के हिसाब से मुझे और दूसरे विकल्प ज्यादा बेहतर लगते हैं। अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से आ सकते हैं? जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखते हैं भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हैं और अमेरिकी बाजारों में सेशन कैसा आज का रहता है, क्योंकि लगभग 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो नहीं है। देखते हैं क्या होता है। अब जो सपोर्ट रेंज है तुरंत 17,225, 17,275 और इसके नीचे गए तो 17,050, 17,125 ये फाइनल सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जिस पर आपको नजर रखनी है मंडे भी और अगले हफ्ते भी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,425, 17,475 हल्की फुल्की रेंज है, उसको पार किया तो 17,500, 17,575 तक जाकर वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। सो ब्रॉडली नीचे की तरफ बाजार 17,000 मानकर चल रहा है, ऊपर की तरफ 17,600, 17,800 की रेंज मानकर चल रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास बंद हुए और 1,000 पॉइंट की जो रेंज है उसके बीचों बीच, ऊपर में 39,000 पार करना मुश्किल है, नीचे में 38,000 यहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। ये बैंक की आपको रेंज दिख रही है। जब सोमवार को ट्रेड के लिए लौटेंगे तो आपके पास ढेर सारे फैक्टर्स होंगे, ग्लोबल मूड माहौल, अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन, हमारे यहाँ के एफआईज के डेटा, इन सब के बीच में और रिजल्ट सीजन अपने आखिरी पीक पर, क्योंकि अगले हफ्ते नतीजे आने बंद हो जाएंगे कंपनियों के, तो उसका भी एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाजार में भरपूर एक्शन के रहने वाले हैं, उसके लिए रहिएगा तैयार। अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? चंदन जी, स्वागत है आपका। ऑप्शन स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए क्या होगी? बिल्कुल, नमस्कार। देखें, बाजार में आज के दिन थोड़ी उठापटक देखने को मिली, ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई और ऐसा लग रहा है निफ्टी कहीं ना कहीं वापिस एक बड़े दायरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो जो 2 स्ट्रेटेजी रहेगी वो मिक्स रहेगी, एक तेजी के लिए, एक मंदी के लिए। तो पहला ट्रेड तो रहेगा टाटा स्टील। कहीं ना कहीं देखिए मेटल काउंटर है वो स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं और टाटा स्टील ने अभी एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। तो टाटा स्टील का 1300 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 15 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में लगभग 28 से 30 रुपए तक ये टाटा स्टील का खोल जा सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा वो नेगेटिव साइड में रहेगा जुबलेंट फूड में। जुबलेंट फूड का जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है, लग रहा है मौजूदा लेवल से 3 से 5% की और मंदी बन सकती है। तो यहाँ पे 3,050 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 90 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये पुट आपको 170 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और संदीप जी का रुख कर रहे थे। संदीप जी, अब बारी है आपके लॉन्ग टर्म पिक बताने की। लंबे अवधि की खरीदारी करने की कहां पर सलाह देंगे? होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, अगेन एमएनसी कंपनी है। होंडा पावर जो जापान की कंपनी है उसकी 67% शेयर होल्डिंग और इतनी स्ट्रॉन्ग पैरेटेज वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और होंडा मोटर कंपनी देखिए, ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड की, और उसकी सब्सिडियरी ये है, तो मुझे वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया। और 20 करीब इसमें अच्छी खासी शेयर होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड्स की भी और एफआईआईज की भी है। तो अगर आप देखिए 12-13% उनकी है और 66-67% प्रोमोटर की है, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरी बात यह है, जीरो डेट कंपनी है और जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और सबसे अनडिस्प्यूटेड लीडर है पावर प्रोडक्ट्स में, जनरेटर्स बनाने में। पोर्टेबल जनरेटर्स हमने देखा ही है, वाटर पंप्स, टीलर्स और कुछ एग्रीकल्चरल जो इंप्लीमेंट्स होते हैं वो भी बनाते हैं, लोन मोवर्स, ब्रश कटर्स और ये सब। तो उसकी वजह से मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगती है और अच्छी कंपनी ने पास में ग्रोथ दी है और जीरो डेट कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन दिया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और 1530-1570 का टारगेट, और ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है। 1518 के टारगेट्स ऊपर दिखाए हुए हैं, लेवल्स दिखाए, उसके नीचे भी करेक्ट है, तो 1530-1570 का टारगेट। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की।
बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।